मुगल के जमाने में चले जाएं, औरतों का मस्जिद जाना क्यों छुड़वाया गया? क्योंकि औरतें जब रुकू में जाती थी तो उनके पिछाड़ को देख करके पीछे के पुरुष नमाजी जो है वो उनका वजू टूट जाता था और उनका औजार करंट मार देता था। इसीलिए बोला गया कि मुस्लिम महिलाएं मस्जिद ना जाएं, नहीं तो पुरुषों का वजू टूट जाता है और पुरुषों के दिमाग में कुछ और गंदगी आ जाती है। तो वो भी वही वही बात थी कि महिलाएं कंट्रोल करें, क्योंकि पुरुषों का दिमाग खराब हो जाता है। हमें हिजाब पहनाने क्यों बोला जाता है? हालांकि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे अल कुरान में हिजाब, अबाया, नकाब, बुरखा का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। जिल्बाब का जिक्र है। जिल्बाब का मतलब लूजर आउटफिट होता है। रटते रटते तो मेरी जुबान में रटा गया है ये। तो हमें नकाब क्यों पहनने के लिए बोला जाता है? क्योंकि हमें देख करके मुसलमान पुरुष जो होते हैं उनके औजार में करंट लग जाता है। तो गलती उनकी है, लेकिन नकाब हमको पहनना है। प्रॉब्लम उनके नफ्स का है, अश्लील वो है, लेकिन मस्जिद हम नहीं जा सकते। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भारत की शेरनी, भारत की बेटी नाजिया इलाही खान, और उनके साथ होंगी भारत की मशहूर पत्रकार अंबर जैदी। दोनों डिस्कस कर रहे हैं भारत में महिलाओं के अधिकार को लेकर, महिलाओं को किस तरह के हक हकूक मिलने चाहिए, और क्या पाकिस्तान से कंपेयर करना सही है, क्या पाकिस्तान की महिलाओं को भारत की महिलाओं से ज्यादा अधिकार मिलते हैं। इसी के ऊपर ये डिस्कशन है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। अश्लील वो है, पढ़ते वो नहीं है, निकम्मे वो रहते हैं, आवारा अब्दुल्ला बन के वो घूमते हैं, पर हमें एजुकेशन से पीछे रहना है। आप मुझे 77 साल में एक ऐसा खुतबा, एक ऐसा खरात, एक ऐसी तबलीग, एक ऐसी प्रीच बताइए कि किसी मौलवी, मुल्ला, प्रीचर, कारी, उल्मा, उलूम, मुअज्जिन, मुफ्ती ने कहा हो कि अपनी अपनी बेटियों को पढ़ाओ, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तालीम याफ्ता करवाओ अपनी बेटियों को। कुरान की पहली आयत इकरा की है। अल्लाह तबारक ताला ने अपने अलहामी किताब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा है। मर्द और औरत जब अल्लाह की नज़र में बराबर हैं, तो मुसलमान के हर मुसलमान मर्दों की नज़र में भी मर्द और औरत बराबर होनी चाहिए। क्या कभी सुना आपने? मैं तो आपसे उम्र में बड़ी, मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने सुना है तो आप बताइए मुझे। विरोध में ही होते हैं हमेशा, आए दिन बयान आते रहते हैं, चाहे मदनी से लेके अब नुमानी या किसी की बात करें, हमेशा लड़कियों के एजुकेशन को लेकर कोई ना कोई वो स्टेटमेंट देते ही रहते हैं कि कोई एजुकेशन में ना जाए, यहाँ ना भेजे, वहां ना भेजे, ये ना बनाए, वो ना बनाए, ऑल दैट। अच्छा, अगर हम मार्केट से बिना ठोंगा या बिना पॉलीथीन के अगर पैड ले लेते हैं और वो एरिया मुसलमान हो, तो सारे मुस्लिम पुरुष क्या कहते हैं, देखो कितनी आवारा लड़की है, बिना ठोंगा या बिना पॉलीथीन के अंदर पैड लेकर के चली आ रही है। पर हमारी प्यूबर्टी की बात असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में करता है। हमारी प्यूबर्टी की बात मदनी साहब देवबंद में और जमायतुल उलमाए हिंद के मीटिंग में करते हैं। हमारी प्यूबर्टी की बात न्यूज चैनल पर सारे मौलवी, मुल्ला और कारी करते हैं। नहीं, एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। लेकिन आज तक अवैसी ने नहीं बताया कि उसकी बीवी और बेटी की प्यूबर्टी कब होती है, डेट क्या है। बता देना चाहिए। जब इतने मॉडर्न हो तो बता दो। जब इतने मॉडर्न हो, हमारा पैड खरीदना आपके लिए आवारगी हो जाती है, और आप हमारी प्यूबर्टी की बात करते हो, वो आपकी बदचलनी नहीं होती है, वो आपकी अश्लीलता नहीं होती है, वो आपकी बेहूदगी और बदतमीजी नहीं होती है कि आप हमारे प्यूबर्टी की बात आप कर रहे हो। प्यूबर्टी तो अवैसी की माँ को भी आया होगा, प्यूबर्टी तो अवैसी की बेटी को भी आया होगा, प्यूबर्टी तो अवैसी की बीवी को भी होता होगा, सारी बीवियों को होता होगा, सबको होता होगा। तो आपको शर्म नहीं आ रही है हमारी प्यूबर्टी के बारे में बात करने के लिए? अगर हम आपके स्पर्म के बारे में बात करें तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा? पर हमेशा मुसलमान बेटियों को समझाया जाता है, हंसोगी आवारा बोली जाओगी, थोड़े वेस्टर्न आउटफिट्स पहन लोगी, लोग कहेंगे अच्छे घर की नहीं है, थोड़ी डीप लिपस्टिक लगा लोगी, लोग कहेंगे अच्छे खानदान की नहीं है, थोड़ा ऊंचा बोल दोगी, लोग कहेंगे माँ बाप ने अच्छी परवरिश नहीं दी है, वो एडुकेशन में पढ़ लोगी, लोग कहेंगे इसके घर में रिश्ता मत भेजो, इसका जरूर कुछ ना कुछ चक्कर रहा होगा। ज्यादा बड़े पोजीशन पर चली जाओगी, अरे बिना सोए थोड़ी गई होगी इतने बड़े पोजीशन पर, ज्यादा बड़ी डिग्री ले लोगी, लड़का ही नहीं मिलेगा भाई मुस्लिम में। और वाकई में लड़का नहीं है, वाकई में। आज अंबर आप अपने लिए लड़का ढूंढिए, नहीं मिलेगा आपके क्वालिफिकेशन वाला लड़का। क्योंकि लड़के पढ़ते नहीं है, मुसलमान लड़के ना, मुस्लिम लड़के पढ़ते कहाँ है?
हम जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में, जहां पर भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमने लिया, आपने लिया, हमने चुनिंदा मुस्लिम लड़कों को देखा। अपने कलीग में हमने चुनिंदा मुस्लिम लड़कों को देखा है। तो उससे भी अंदाजा हो जाता है कि भाई लड़के नहीं पढ़ते हैं। और नुमानी साहब को चिंता हो रही है, पढ़ी लिखी लड़कियां हो रही हैं आजकल, और ये आवारा अब्दुल्ला लफंगे जो हैं, जो गली में अड्डा मारते हैं और भाभियों को ताकते रहते हैं बालकनी से। नाजिया, पता है रशीदी साहब का क्या जवाब था जो उन्होंने कहा? एक तो सबसे पहला उनका एतराज ये था, और जो गुस्सा थे वो इस बात से कि एंकर उनको नोमानी बोल रहा था। कह रहे थे वो नोमानी साहब हैं, आपको पता है उनका मर्तबा क्या है, वो कौन है? आप ऐसे ही नाम ले रहे हो जैसे गली का कोई बच्चा हो, ऐसा वैसा ये वो। उनको एक तो इस बात का गुस्सा था। दूसरी बात वे कह रहे थे कि लड़कियां बिगड़ रही हैं, वो ओयो जाती हैं, वो पढ़ाई के नाम पर बाहर निकलती हैं और हिंदू लड़कों के साथ बाहर जाती हैं, और भगवा आतंकवाद चल रहा है, और पता नहीं क्या क्या बातें, मतलब उनकी और रंगरेज की दोनों की थी। तो वो लोग जो हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात करते हैं, जब बच्ची स्कूल कॉलेज में जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगी, कोई इनसे पूछ लीजिए। नहीं, मैं तो देखो, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि गोईठा ठोकने वाली राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बन गई थी। हमारे देश का दुर्भाग्य है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर अगर चलो बन भी जाती है हिजाब वाली, पर शर्त ये होनी चाहिए कि वो मुस्कान ना हो, अलकायदा की रखेल ना हो। शर्त ये होनी चाहिए भाई। अगर हिजाब वाली, नकाब वाली अगर प्राइम मिनिस्टर बन रही है, एक तो वो अंगूठा छाप, नकाब में कौन बन के बैठ गया प्राइम मिनिस्टर, ये भी तो नहीं पता। अब कहीं कोई किसी और बाद में पता चले कि वो अलकायदा के नकाब में, हाँ, बाद में पता चले अगर किसी और को भेज दिया फिर। नहीं, मेरा कहना है कि बाद में पता चलेगा। जैसे मुस्कान ने जब हिजाब के लिए नारे तकबीर पढ़ा था, तो भाई सबको लगा था कि भाई इस्लामिक लड़की है। बाद में मुझे उसी कॉलेज के लड़के ने मुझे भेजा कि वो कजरारे नैना पर नाच रही है साड़ी पहन करके, उसी कॉलेज के लड़के। उसका सोशल मीडिया था, उसका जो इंस्टाग्राम था, उस पे मॉडर्न कपड़े पहनती थी, घूमती फिरती थी, फ्रेंड्स के साथ सारे पिक्चर्स पोस्ट करती थी। वो सिर्फ हिजाब को करने के लिए जो वो पूरा स्टेज ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, उसको करने के लिए वो सिर्फ बुर्का और उसने वो आउटफिट पहना था। और फिर बाद में अलकायदा के चीफ की वो कॉन्क्यूबाइन पाई गई। तो हिजाब वाली अगर कोई वजीर आजम बन जाती है और वो अलकायदा की चीफ की कॉन्क्यूबाइन निकल गई, तो फिर तो हो गया, भारत बन जाएगा भारतिस्तान, पाकिस्तान का दोस्त भारतिस्तान बन जाएगा। देखिए, साजिद रशीदी, आप मिलेंगी आपको मलाइन करेगा, मैं मिलूंगी मुझे मलाइन करेगा। अभी कुछ दिन पहले मुफ्ती इलियास साहब का शो एक नेशनल न्यूज पर चल रहा था, उसमें आपको एक दाढ़ी वाले ने कह दिया कि तेरी बोटियां कर दूंगा, नहीं तो नहीं हुए तो मूछ मुंडा दूंगा। फिर मूछ मुंडवा के लिए वो कर नहीं पाया तो उसने मूछ तो मुंडा दिया। चलो, एक मर्द तो निकला जो वाकई में अपनी जुबान को रखा, तो वो आपकी बोटियां कर नहीं पाया तो वो मूछ मुंडा दिया। कुछ महीने, मुझे याद है 22 अगस्त 2024 मैं दिल्ली में ही थी, और उसी नेशनल न्यूज चैनल पर मैं और आप थे, और मुद्दा पॉलीगेमी का था, शादियों का था। और साजिद रशीदी ने कुछ दिखाया था, ये देखिए, ये देखिए होती है जिसमें 2 मुस्लिम है, 1 हिंदू है। तो जो मौलाना साजिद रशीदी हर औरतों को अपनी शब्द से नंगा करता है, कैरेक्टर एसेसिनेशन करता है, बदतमीजी करता है, बेहूदगी करता है, अश्लीलता की शब्दावली इस्तेमाल करता है, किसी को भी कभी भी डिफेम कर देता है, एंकर को बोलता है अरे चुप रहो, सुनो सुनो सुनो, अरे तुमको कुछ पता ही नहीं है, सुनो सुनो सुनो, अरे तुम चुप रहो, तो तुम्हारे माँ बाप है कि नहीं है। तो इस किस्म से जो साजिद रशीदी नेशनल न्यूज डिबेट पर जो बात करता है, एक तो उसकी जहालत तो है, जो है वो साफ समझ में आती है। अब वो सनातन धर्म की देवियों के बारे में, गॉडेस के बारे में इतनी अभद्र शब्दावली, इतने डेरोगेटरी रिमार्क, इतने इंसल्टिंग और डिफेमिंग रिमार्क उसने पास किए हैं। क्या उस नेशनल न्यूज चैनल ने उसको बॉयकॉट किया? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट नाजिया, मैं आपकी बात बीच में रुक रही है। उसी डिबेट के लिए मुझसे पहले पूछा गया कि वो है क्या नाम है उसका, हाजिक खान। मैं कहा सॉरी, मैं उनके साथ नहीं करूंगी जिन्होंने मुझसे जिस डिबेट की आपने बात की, मुझसे कहा था कि तुम्हारे टुकड़े होंगे और तुम ये करो, तुम्हारे साथ वो सारा।
लाइक आई एम सॉरी, मतलब मैं, ये लोग एक बार नहीं सोचते कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, हमें नहीं बुलाना चाहिए या एटलीस्ट उन लोगों को साथ में नहीं बिठाना चाहिए, जरा नहीं सोचते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बार बार वो लोग बदतमीजी करते हैं और दे आर रिपीटेड ऑफेंडर, ये सीरियल ऑफेंडर्स हैं। राशिदी जैसे, रशीदी हर चीज को लेके इतने, राम मंदिर की बात करें, भारत देश की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हर चीज को लेकर वो बदजुबानी करते हैं और लगातार करते हैं, लेकिन कोई भी कदम ना तो टीवी चैनल वाले उठाते हैं, ना ही मैं कोई देश में आम लोग भी मैं कुछ खास होता हुआ नहीं देखती। लेकिन अब साजिद रशीदी के खिलाफ ट्विटर पे तो ट्रेंड हो रहा है नंबर 1, अरेस्ट मौलाना रशीदी। मैं आज, जैसे कि हम जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, सुबह से ये ट्विटर पे नंबर 1 चल रहा है। तो अब उस मामले में क्या होता है, क्योंकि देखिए जिस हाजिर खान की आप बात कर रहे थे, आचार्य विक्रमादित्य ने उनके ऊपर हाथ उठाया, उन्होंने भी भगवान कृष्ण के लिए अपमानजनक बातें कही, वैसे ही रशीदी ने की। अगर हम अपने धर्म के लिए इतने सेंसिटिव है तो हमें दूसरे के धर्म का भी तो सम्मान करना है, और ये इस्लाम भी सिखाता है कि आप दूसरे के धर्म का सम्मान कीजिए। तो ये सारी चीजें इस तरह से हो रही हैं, फिर ये लोग गंगा जमनी तहजीब की भी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इस लिबर्टी के नाम पर ये जो समाज में आग लगाने का ये लोग काम कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए और कैसे इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हाथ से बाहर निकल रही सारी चीजें, बहुत डेंजरस एक टर्न लेती जा रही है। देखिए, साजिद रशीदी के बारे में पहले बताऊं आपको कि 2012 या 13 में एक बच्ची के साथ कुछ अश्लील हरकत करते हुए साजिद रशीदी के ऊपर एफआईआर हुआ। अच्छा, 2012 या 13 की बात है। और उसके बाद फिर 2021 या 22 की बात है कि उसके भाई के ऊपर किसी एक बहुत बड़े पैसे के घोटाले का एफआईआर हुआ था, जिसमें एक स्वामी जी ने साजिद रशीदी के रिक्वेस्ट पर उसके भाई को बचाया था, एक स्वामी जी ने, जिसके पूरे डिटेल्स मेरे पास है। 2000 अगर आप 9 में 2008 में अगर आप जाती हैं तो साजिद रशीदी अपने विजिटिंग कार्ड पर हलाला एक्सपर्ट लिख करके घुमा करता था। साजिद रशीदी का पासपोर्ट बनाने का काम है, वो पासपोर्ट बनाता है, टूर एंड ट्रैवल का भी काम है। उसने कई लोगों के पैसे खा करके वो बैठा हुआ है साजिद रशीदी। अच्छा। और मैं और आप बहुत छोटे थे, ये तो बहुत जमाने से टीवी पर बैठ रहा है, तो इसको टीवी पर किसी एक मुसलमान ने बोल दिया था कि तुम तो मेरा पासपोर्ट का पैसा खा करके बैठे थे, तुमने बोला पासपोर्ट बना दोगे, पासपोर्ट बनाए भी नहीं और तुम मेरा पैसा खा करके बैठ गए। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब साजिद रशीदी जैसे लोग हमारे ऊपर टारगेट करते हैं ना, हम चले आते हैं सिविलाइजेशन, हम चले आते हैं अपने एडुकेशन पर कि हम इतनी बुरे तरीके से, इतना उम्र दराज आदमी है, इतने बुरे तरीके से हम उसको जवाब नहीं देंगे। लेकिन हमारे पास भी तो, अगर तुम्हारे पास फेक नॉलेज है, तुम फैब्रिकेट तरीके से किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, तो सामने वाले को तो तुम मजबूर कर रहे हो कि तुम्हारी जीवनी निकाले वो, फिर तुम्हारी जीवनी को वो खंगाले फिर। और जब हर वो व्यक्ति जो जिसके अंदर चोर होता है ना, उसको कभी भी किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सामने वाले की जीवनी निकलेगी तो वो तो बहुत भयंकर निकल जाएगी। आज मेरी कोई जीवनी निकालेगा तो मुझे कोई चिंता नहीं है, बस निकालते रहो, मैं तो हूँ, मैं कहीं नहीं छुप रही, कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं भाग रही, मैं यहीं पर हूँ। मैं एक रूम में छुप करके एक फेसबुक चैनल से मैं किसी को डिफेम थोड़ी कर रही हूँ। एवरीवन नोज वेरी वेल अबाउट नाजिया इलाही खान। और किसी को और भी जानना है तो पश्चिम बंगाल आ जाओ भाई, गली गली में घूमो, मेरा नाम पूछो, लोग मेरे बारे में बताएंगे। तो साजिद रशीदी की पूरी जीवनी मैंने निकाली है, और मैं चाहूंगी अंबर के उस पूरे डिटेल्स के साथ मैं आपके साथ बैठ करके और पूरे प्रूफ के साथ, सारे एफआईआर के साथ मैं साजिद रशीदी पर आपके साथ मैं बात करूं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि नाजिया इलाही खान ने किन पॉइंट्स को बताया है और ये पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट है एक मुस्लिम महिला के अधिकारों को लेकर। जहां पर अगर हम देखें, हिंदू महिलाओं को सारे अधिकार, हक, हुकूक मिल जाते हैं। दरअसल यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है। वो कहती हैं कि आज तक किसी भी प्रीच में, किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं बोला गया किसी भी मुस्लिम उम्मा के द्वारा, मुस्लिम उलेमा या फिर मुफ्ती के द्वारा कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। वहीं दूसरी तरफ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दोस्तों, ये कब
लागू होगा? ये तब लागू होगा जब इनके दिमाग से जहनियत निकलेगी। जिस तरह से नाजिया इलाही खान ने बताया कि मस्जिद में औरतों का जाना अलाउड क्यों नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मुस्लिम मर्द नहीं चाहते कि महिलाएं मस्जिद आए, क्योंकि उनका जो प्रार्थना है वो टूट जाती है। और ये उनकी वजह से नहीं है, ये उनके खुद के दिमाग की वजह से है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में महिलाओं को कितनी छूट है, लड़कियों को कितनी छूट है, आप समझ सकते हैं। महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं, अपने हक हुकूक के लिए सड़क पर उतर रही है। आपने कई ऐसी महिलाएं देखी हैं जो टाइम टाइम पर चैनल्स पर आती हैं, पत्रकार हैं, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और महिला एजुकेशन को लेकर पाकिस्तान में अब काम हो रहा है, क्योंकि अब पुरुष वर्ग भी जाग चुका है। वो चाहता है कि उनकी बेटियां पढ़े लिखें और कोई बड़ी ऑफिसर बने, अपने फैमिली, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। लेकिन क्या भारत में ये हो पा रहा है, या भारत में अभी ये सब होना बाकी है कि माँ बाप खुद अवेयर हो जाए अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए? वहीं पाकिस्तान में जिस तरह से महिलाएं अभी तक घर की चार दीवारी में रहती थी, और कई बार आपने ये भी सुना है कि महिलाओं को अपने पति की बात माननी है। जो महिलाएं पति की बात नहीं मानती हैं वो अच्छी महिलाएं नहीं हैं। हाल ही के जाकिर हुसैन के स्टेटमेंट में आपने देखा कि महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए। जो छोटी बच्चियां हैं उनकी शादी 7 से 8 साल 9 साल के बीच में कर देनी चाहिए, और वो महिलाएं जो शादी नहीं कर पाती हैं तो उनको किसी शादीशुदा मर्द से शादी कर लेनी चाहिए। जो महिला बिना शादी के रहती है वह एक बाजारू औरत है। इस तरह के स्टेटमेंट आप इन मुस्लिम स्कॉलर से सुनते हैं। क्या ये सही है? अपने विचार जरूर कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर इसी तरह से नाजिया इलाही खान, भारत की शेरनी, भारत की बेटी के वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।